अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसकी बात को इम्पोर्टेंस दें और इसकी मौजूदगी को कदर की निगाह से देखें। लेकिन अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि हम दूसरों से अपनी इज़्ज़त कैसे करवाएं? क्या ये मांगने से मिलती है या कमाई जाती है? हकीकत यह है कि इज़्ज़त कभी भी ज़बरदस्ती या मांगने से नहीं मिलती। ये हमेशा इंसान के रवैये, उसके अखलाक और उसके किरदार से पैदा होती है। जब इंसान हम देखते हैं कि जब इंसान ये डिमांड करे कि भाई मुझे इज़्ज़त दो, मुझे इज़्ज़त दो, तो ऐसे नहीं होता कि उसके मांगने से उसको इज़्ज़त मिल जाती है। क्योंकि जब इंसान अपनी बात में सच्चाई रखता है, दूसरों के साथ नरमी और एहतराम से पेश आता है और अपने उसूलों पर कायम रहता है, तो लोग खुद ब खुद इसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। इज़्ज़त हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात में वज़न रखें लेकिन लहजे में नरमी रखें। हर वक्त गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना या दूसरों की बेइज्जती करना इंसान की अपनी इज़्ज़त को कम कर देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दूसरों को सुनना सीखें। जब आप किसी की बात को गौर से सुनते हैं और इसकी राय को अहमियत देते हैं, तो सामने वाला भी जो आपकी बात है उसको अहमियत देता है, क्योंकि जो एहतराम है वो हमेशा दो तरफ़ा होता है। एक और बहुत अहम बात यह है कि जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं उसको कायम रखें। हर बात पर फ़ौरन हाँ ना करें और ना हर किसी को खुश करने की कोशिश करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नरमी से नहीं कहना, बल्कि आप आराम से नरमी से ना कहना सीखें, क्योंकि इज़्ज़त वही शख्स पाता है जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। अगर आप सच्चे हैं, काबिल एतमाद हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो लोग ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त करते हैं बल्कि आपको याद भी रखते हैं। तो इसी खूबसूरत और पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं और बहुत सी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक ही सेशन लें और उसमें जो आपका कलर है वो भी सही हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जो भी आपके एक्स्ट्रा बाल हैं या अगर आप वैक्सिंग से तंग आ चुके हैं, थ्रेडिंग से तंग आ चुके हैं, तो एक दो सेशंस लें और आपके बाल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से ही बात करेंगे और साथ साथ करवाते वक्त ये ट्रीटमेंट्स किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जब आप किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से आपने ट्रीटमेंट लेना है तो कौन से डूज़ और डोंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर कवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर कवल, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन ट्रीटमेंट्स का बताएं और ये बताएं कि क्या ये ट्रीटमेंट सेफ़ हैं? देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड। लाइक अगर आप उसको सही जगह से करवाते हैं, आपको एक्चुअली नीड है, आप करवाते हैं और आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद अगर आप वो करवा रहे हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड। लाइक इनकी जितनी इंटेंसिटी से हम कोई भी लेज़र किसी भी पर्पस के लिए करते हैं, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसीज़ यूज़ करते हैं, वो खाने वाली मेडिसिन से या लगाने वाली मेडिसिन से डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा असर करती हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि क्या वो राइट ट्रीटमेंट है आपके लिए और आप राइट टाइम पर करवा रहे हैं, क्या आप रियली उस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना होता है। अदरवाइज़ डेफिनेटली हर चीज़ के जिस तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा। लेज़र ट्रीटमेंट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे स्किन रिजुविनेशन के लिए यूज़ होता है, लेज़र हेयर रिमूवल होता है। उसके अलावा अगर आप लेज़र्स में देखें तो बहुत सारे पिगमेंटेशंस के लिए हम लेज़र्स यूज़ करते हैं, एक्नी के लिए लेज़र्स यूज़ किए जाते हैं, एक्नी स्कारिंग के लिए लेज़र यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप की लेज़र्स अवेलेबल हैं। लाइक बहुत अब इसकी मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इसलिए भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं क्योंकि इनका जो सक्सेस रेट है वो कंपैरेटिव टू ओरल ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड। अच्छा, आपने बात की है कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, तो साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह हो सकते हैं कि फॉर सपोज़ अगर हम जाते हैं किसी भी ऐसे पर्पस के लिए, जैसे आजकल आपने देखा होगा बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि एक ही ट्रीटमेंट से आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, आपके एक ही ट्रीटमेंट से आपका काला रंग जो है वो गोरा हो जाएगा, या इस तरह की कोई भी ब्ला 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 बहुत सारी आपको पता है सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ या फिर ऐसी वीडियोस चलती हैं जिससे लोग
लिटरली उससे मुतासिर होते हैं, फिर हमारे पास आके डिमांड करते हैं कि जी फला जो एस्थेटिक सेटअप है वहाँ तो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, आप लोग ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग उनसे बहुत पीछे रह गए कि वो एक ही सेशन में रिजल्ट दे देते हैं और हमारी स्टडीज़ जो हैं वो पीछे हैं, हम कम नॉलेज रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मैजिक कहीं भी नहीं होता। अच्छा, अक्सर उनसे फिर एक सेशन लेके आते हैं, फिर उनको 32-30 सेशन लेने पड़ते हैं अपनी स्किन को सही करने के लिए। एग्जैक्टली। और या फिर वो क्या करते हैं आजकल, आपको पता है ट्रेंड है कुछ ना, कि 3 सेशंस में आपको रिजल्ट्स मिलेगा, वो 3 के 3 सेशंस अभी ले लें, खरीद लें, तो हम आपको 3 सेशंस में रिजल्ट दे देंगे। जब 3 सेशंस में रिजल्ट नहीं आता तो आपकी स्किन ऐसी थी, आपने ये एहतियात नहीं किया, दोबारा लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली वो फिर आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। तो ऐसे किसी भी मैजिक से आप अपना, मतलब अभी हमारी नॉलेज के मुताबिक, मैं उसे कहूँ मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक या मेरी कम मालूमात के मुताबिक, ऐसी कोई ट्रीटमेंट इजाद नहीं हुई है जो आपको एक ही सेशन में रिजल्ट और रातों रात गोरा कर दे। एग्जैक्टली। ऐसा तो हो सकता है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं कह चुकी हूँ, हम लोग इस बात पर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। अपने मोबाइल का फ़िल्टर खोलिए और आप सेकंड्स में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ऐसा वहीं पॉसिबल है। हमारी जो मेडिकल साइंस है वो तो फ़िलहाल ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आप करवाना चाहते हैं, फॉर सपोज डार्क सर्कल्स का, पिगमेंटेशन का, या फिर अपनी स्किन की रिजुविनेशन का, तो इसके लिए आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। और एक सेशन नहीं होता, 3 to 6 सेशंस किसी भी अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर चाहिए होते हैं। इधर वो हम 15 डेज़ अपार्ट करें, उसको हम मंथ अपार्ट करें, या फिर कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें वीकली बेसिस पे करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है किस कंडीशन के लिए आप करवा रहे हैं। लेकिन आपने बात की साइड इफ़ेक्ट्स की, तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इवन साइड इफ़ेक्ट्स, लेज़र हेयर रिमूवल एक मैं उसे कहूँगी कि बेज़रर सी ट्रीटमेंट है, उसके भी आ सकते हैं। जैसे कि बर्न हो सकता है, टॉप ऑफ द लिस्ट, किसी भी लेज़र से बर्न हो सकता है आपको। अगर आप उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू एशियन स्किन नहीं सेट कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपकी पेशेंट की स्किन पर कौन सा इसका फ्रीक्वेंसी का लेवल है वो सूट करेगा, तो उससे बर्न हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी लेज़र को अगर आप राइट तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको बजाय उससे फ़ायदा मिलने के, फॉर सपोज आप पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, आपको मज़ीद पिगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप जब अपने इंटीमेट एरियाज़ पे लेज़र करवाते हैं, क्या वो सेफ़ है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज़ इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लेज़र हेयर रिमूवल इंटीमेट एरियाज़ पर करवाने से, प्राइवेट एरियाज़ पे करवाने से आपको खुदा न खास्ता फीमेल को स्पेशली शायद वो फ्यूचर में माँ नहीं बन पाएंगी, कंसीव नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो लेज़र्स आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि आपके प्रोग्राम्स को ना लोग देखते हैं। इवन मुझे भी कॉल्स आती हैं कि हमने आपको देखा था लाहौर न्यूज़ पर और हमने वहाँ से आपका नंबर लिया कहीं से ढूंढ के। तो रियली पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इन प्रोग्राम्स को देख के। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लेज़र हेयर रिमूवल एक ऐसी लेज़र है जिसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी रेजेस हैं, वो जस्ट आपकी स्किन की लेयर्स तक रहती हैं। अल्लाह ताला ने हमारी स्किन की 3 लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड जो हमें नज़र आ रही है वो पहली लेयर्स है, और इसके भी 7 हिस्से हैं। लाइक अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसके बाद इसकी जो मिड लेयर है, उसके बाद इसकी 3rd लेयर है, उसके बाद भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं बॉडी में ऐसी चीज़ों की, जैसे फ़ैट है, सबक्यूटेनियस फ़ैट है, आपका मसल है, मसल के नीचे आपकी अगर बोनी पार्ट है तो बोन वाला एरिया है, वरना फिर आपका तब जाके ऑर्गन आता है। ऑर्गन कौन सा? जिससे आपका यूट्रस हुआ, ओवरीज हुई, आपका फॉलिपिन ट्यूब्स हुआ, जो कि फीमेल को फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। ये ऑर्गन्स कहाँ पर हैं? बिल्कुल नीचे जाकर। उससे पहले इतनी सारी लेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं डेफिनेटली, लेकिन लेज़र ने असर कहाँ तक करना है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक जहाँ पर आपका हेयर फॉलिकल पड़ा हुआ है। और वो कहाँ पड़ा हुआ है? डर्मिस में। बेसिकली वो टारगेट करता है ब्लैक पिगमेंट को, लेज़र हेयर रिमूवल। जहाँ भी आपका ब्लैक, इसीलिए हम कहते हैं कि जिनका गोल्डन हेयर है या फिर जिनका ग्रे हेयर हो जाता है, वाइट हो जाता है, उसे लेज़र हेयर रिमूवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टारगेट ही नहीं करता उसका, और उसे हम एडवाइस भी नहीं करते। उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अच्छा। सो आप ये देखें कि जो ब्लैक पिगमेंट है वो डेफिनेटली आपके बाल का ही है और वो नीचे तक जा रहा है।
दूसरी बात ये कि हेयर फॉलिकल आपकी डर्मिस में मौजूद है, यानी कि डर्मिस के नीचे 3 से 4 लेयर्स हैं जो आपके ऑर्गन्स में जाती हैं। उसके बाद फैट होगी, फैट को जाके हिट कर सकता है, मसल को कर सकता है, करता नहीं है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 3 लेयर्स को क्रॉस नहीं करता कभी भी लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। हर लेज़र की आप देखें ना, अगर हम लाइट्स की भी बात करें तो उसका एक लेवल होता है कि ये यहाँ तक पड़ सकती है, इतना फोकस कर सकती है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। सेम उसकी इंटेंसिटी ही इतनी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्किन की 3rd लेयर तक जाती है, जहाँ हेयर फॉलिकल पड़ा होता है, जहाँ से बाल बनता है, उसे हिट करती है। अगर उसे ब्लैक पिगमेंट मिलता है तो, अगर उसे ब्लैक पिगमेंट नहीं मिलता तो वो उसे हिट नहीं करती। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के बाकी जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी का भी कलर ब्लैक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो उस लेयर तक पहुंचती ही नहीं है कि वो उनके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। तो ये एक मिथ है सिर्फ कि वो फर्टिलिटी को ख़राब कर सकती है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पे असरअंदाज हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉलिकल पर टारगेट करती है और आपके बालों की ग्रोथ को कम करता है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि जो लोग लेज़र हेयर रिमूवल अपने प्राइवेट पार्ट्स का करवाते हैं या इंटीमेट एरिया का करवाते हैं, उन्हें कोई नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, एक और बड़ी चीज़ जो है सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रही है और लोग बग़ैर तहकीक किए उसको ले भी रहे हैं, बहुत सारे वॉशेज़ आ गए हैं जिसमें बहुत हार्श केमिकल्स हैं और बहुत से लोग हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चला रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई इन वॉशेज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको जो घर में सोप है आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि वो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का निज़ाम ऐसे बनाया हुआ है कि वो खुद से हील हो जाती है या खुद से सही हो जाती है, सिर्फ वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो नहीं किसी की नर्व पे हिट करना, सिर्फ ये कह के कि आपको पिगमेंटेशन है तो यू हैव टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, और उसमें इतने हार्श एक्सफोलिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अक्सर तो मैंने वॉशेस देखे उसमें बीड्स होते हैं बाकायदा। तो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि इंटीमेट एरियाज पे ये चीज़ें यूज़ करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, इंटीमेट एरियाज हमारी बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, ठीक है, सेंसिटिव भी होता है डेफिनेटली। आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हार्श है, आप नॉर्मली भी जो सोप्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आपने कोई भी केमिकल वाली चीज़ इन एरियाज़ पे नहीं लगानी, क्योंकि ये वो मोस्ट कॉमन एरियाज़ होते हैं जहाँ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई एलर्जीज़ या किसी भी किस्म की, आप इवन देखें, मैं इसकी सिंपल सी मिसाल दूंगी कि सम टाइम आप कोई ऐसे टाइट क्लॉथिंग पहन लेते हैं, उसकी वजह से आपको अगर रबिंग होती है कॉन्टीन्यूसली, उस जगह पे फ्रिक्शन होती है, तो भी वहाँ फ़ौरन आपको एलर्जीज हो जाती है बाकी बॉडी के मुकाबले में। तो आप उसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा उसी से लगा सकते हैं। उन्हीं एरियाज़ को अगर आप इन हार्श जो भी आप यूज़ करेंगे उसको वॉश करने के लिए, कोई भी ऐसे बॉडी वॉश हैं, कोई ऐसे सोप्स हैं, कोई ऐसे केमिकल्स हैं, कोई पील्स हैं, सिरम्स हैं, अगर आप वहाँ पर लगाते हैं बग़ैर किसी की कंसल्टेशन के, तो डेफिनेटली आप ना सिर्फ अपने इंटीमेट एरियाज़ को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि इन्विटेशन देते हैं किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को कि जी आ जाएं, हमें शिकार कर लें। रीज़न ये होता है कि जब आपने कोई भी हार्श केमिकल यूज़ किया, आपने वो जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है उसे ख़राब कर दिया, उसका जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उसे आपने खुद अपने हाथों से ख़राब कर दिया। तो वो एरियाज़ जो कि हाइजीनिकली वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप उस जगह को प्रॉपर्ली, क्या होता है वहाँ इरिटेशन इतनी होती है कि फिर हम बाद में प्रॉपर्ली उसे वॉश नहीं कर पाते, इरिटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि एलर्जीज़ डेवलप हो जाती है, इरिटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस एरिया से अपना इवन बालों को भी रिमूव नहीं कर पाते। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि मज़ीद उस चीज़ को ख़राब कर दिया आपने। तो किसी भी ऐसे केमिकल्स को यूज़ ना करें जिनका आपको पता ही नहीं है कि इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ऐसे एक्सफोलिएशन की आपके इंटीमेट एरियाज़ को ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी भी केमिकल्स की आपके इंटीमेट एरियाज़ को ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसकी हाइजीन का ख्याल रखें, आप उसे साफ़ सुथरा रखें, दिन में 3 से 4 बार आप उसे वॉश करें, और उसका वॉश करने का तरीका ये होता है कि आप उसे नीम गर्म पानी से वॉश करें। उसके बाद जो भी लाइट सा सोप आप अपने घर में यूज़ करते हैं अपने आम इस्तेमाल के लिए, आप सिर्फ उसका फोम अपने हाथों पे लेंगे, उसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। इवन मैं ये भी मना कर रही हूँ कि डायरेक्टली सोप भी नहीं अप्लाई करेंगे, तो आप सोचें वो केमिकल्स कितने नुकसानदेह होंगे। आप उसका फोम बनाएं अपने हाथ पर, नीम गर्म पानी से उस एरिया को वॉश करें, और फिर वो फोम आप वहाँ लगाएं, 1 मिनट वेट कीजिए अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद, उस फोम को वहाँ स्ट्रे करवाइए और फिर दोबारा नीम गर्म पानी से धो लें। नीम गर्म पानी भी नहीं, अगर आप ठंडे पानी
पानी से भी धोते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कोई भी हार्श केमिकल, जितने भी ये हार्श आप बता रही हैं वॉशेस, जितने भी बॉडी वॉश आ रहे हैं या फिर इंटीमेट एरिया वॉश आ रहे हैं, उन्हें यूज़ ना करें। ऑल्दो हम कुछ इंटीमेट एरिया वॉश एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन ये वो मेडिकेटेड इंटीमेट एरिया वॉश होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल सोप से भी कम होती है। और बाकायदा जब आप जाके रिकमेंडेशन लेते हैं, चेक करवाते हैं, वो फिर ही आपको क्या कहते हैं एडवाइस करते हैं। वरना अगर आप सोशल मीडिया से देख के चीज़ें लेंगे फिर तो मुझे लगता है वो ज़्यादा नुकसान डेफिनेटली। और इस जगह की देखिए जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं इसके लिए फिर क्या होता है, फिर पर्टिकुलरली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। रीज़न आपने अपनी स्किन का बैरियर रप्चर कर लिया है। तो कोई भी वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पहली बात इवन मेडिकेटेड वॉश भी, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिए। कोई भी आप ऐसी चीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चेहरा और एक इंटीमेट एरिया, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप बगैर डॉक्टर की एडवाइस के इस पर एक्सपेरिमेंट्स ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर कंवल ये बताएं कि ये जो हमारे चेहरे पे स्कार्स पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसके अलावा छाइयाँ अक्सर पड़ जाती हैं, इसके लिए कौन सी लेज़र होती है? देखिए अगर स्कार्स आप बात करें, स्कार्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो एक्नी स्कार्स होते हैं, यानी कि एक्नी के बाद रह जाने वाले निशानात, और एक आपके होते हैं स्कार्स जो कि गढ़े टाइप के होते हैं, बाकायदा आपको स्किन में गढ़े फील होते हैं किसी की। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम पेशेंट को पहले असिस्ट करते हैं। स्कार्स की भी 3-4 टाइप्स होती हैं, राइट? सो फिर हम उसमें असेसमेंट के बाद डिसाइड करते हैं कि इधर इनके लिए CO2 फ्रैक्शनल लेज़र इज़ गुड, PRP माइक्रो नीडलिंग इज़ गुड। इसके लिए हम सब्सिशन भी करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास जो कि स्कार्स को हिट करती हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से, और इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया और कहाँ पर करवानी चाहिए, करवाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात किया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंवल जवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि कमर का दर्द, मोरों की तकलीफ़ और जो सर्वाइकल का दर्द है, आजकल हर दूसरे शख्स का मसला बन चुका है। लोग जो है वो महंगी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं, लेकिन बस वक्ती आराम मिलता है और दोबारा से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आज हम हकीम साहब से जानेंगे कि देसी और कुदरती तरीके से इस दर्द को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि बैक में लोगों की बड़ी तकलीफ़ रहती है, और दूसरा उनको सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, दर्द रहती है। तो थोड़ा सा बताएं कि इसकी वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, बड़ा सेडेंट्री है, और कोई भी मर्ज़ अगर आता है ना तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल बड़ा काउंट करता है। राइट। बदपेजी, बेतदाली और जो है ना, ये डिफरेंट चीज़ है। लेकिन हमारा रहन सहन, मिसाल के तौर पे जब हम उठते हैं ना, हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारा उठने का, सुबह जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो सही पोस्चर क्या है। हमारे लोग क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, लेट हो रहे हैं, वो यूँ उठते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट। स्ट्रेट उठने में क्या होता है, पूरा वजूद, हम सब लोग बहैसियत मजमूई ओवरवेट हैं। अब क्या होता है, जब आप यूँ तेज़ी में उठते हैं, मसल रात को रिलैक्स हुए होते हैं, और वो आपकी कमर के ऊपर पूरे ऊपर के वजूद का स्ट्रेस आता है, और वहाँ मसल स्पाज्म हो जाते हैं, मसल खिंच जाते हैं और पेन शुरू हो जाती है। हमेशा जब आपने उठना है, राइट कर्व या लेफ़्ट कर्व, ये जो कूल्हे की अल्लाह ने हड्डी बनाई है ना, ये ऐसी ज़बरदस्त अल्लाह ने हड्डी बनाई है कि इसके ऊपर आप जितना भी वजन डालेंगे आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने राइट कर्व होकर उठना है राइट साइड पे, या लेफ़्ट अपना झुक के फिर उठना है, ताहयात आपको कमर की दर्द नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड है कि हम नींद, अल्लाह ने कितनी पुरसकून आराम के लिए बनाई है, और नींद में क्या होता है कि आपके अल्लाह ने कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे मेलाटोनिन है, जो आपको सुकून देता है, डीप स्लीप देता है, एंजाइटी डिप्रेशन कम करता है। और आप पूरा दिन जितना काम काज करते हैं, थकावट होती है, तो उसको वो कह लें कि वो हार्मोन आपकी रिपेयरिंग करते हैं। अब नींद हम प्रॉपर जब नहीं लेते, और दूसरा नींद के जो सोने का जो साजो सामान है, जिसमें मेन तकिया है या बेड है, वो भी हम अपनी केयर नहीं करते कि हम एक दिन फटे पे सो रहे हैं, एक दिन हम सोफे पे सो रहे हैं, एक दिन हम, देखें बिस्तरा आपने एक ही रखना है जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल है, नंबर 1। दूसरा, तकिया आपने सॉफ्ट लेना है। डबल तकिया, ऊंचा तकिया लेने से भी कमर में सर्वाइकल का भी इशू होता है, कमर में दर्द होता है। तो दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़, हमारी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना कमर दर्द का बायस है। बादी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल, चाहे आप लस्सी ले रहे हैं, चाहे आप चावल ले रहे हैं, माश की दाल, नान, चने, अरवी, गोभी, बैगन, ये जितनी चीज़ें बादी हैं, तो बाज़ औक़ात रियाही दर्दें होती हैं, रियाही पेन्स होती हैं, वो भी कमर दर्द का बायस होती हैं।
तो ये कि हमारा लाइफस्टाइल, हाँ, और चौथी अहम चीज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारे यहाँ ये है कि लोग एक्सरसाइज नहीं अब करते। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास वक्त नहीं भी है तो आप 10 मिनट की अपने घर के अंदर ऑफिस जाने से पहले हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, जवान 5-10 मिनट की एक्सरसाइज वो कर सकता है, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, आप ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी पूरा दिन बैठ के अक्सर लोग काम करते हैं, 9 to 5 करते हैं, और फिर हम देखते हैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब से उन्होंने वो एक स्पेसिफिक जॉब स्टार्ट की होती है, क्योंकि पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर के आगे काम करना है, तो उनके शोल्डर्स में बहुत पेन रहती है, नेक में पेन रहती है, फिर अक्सर लोगों के पाँव सूज जाते हैं और कमर में भी बहुत दर्द रहती है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का दौर है। जितनी मोर देन 70% बीमारियां वो हैं जिसके अंदर सोजिश आती ही है। बिल्कुल। सिर्फ फैटी लिवर में नहीं, आपकी बोन डेंसिटी के इश्यूज हों, और आपको पता है ये बोन डेंसिटी में, या जो आपकी जिसको आप कह लें ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये सारा सोजिश का मर्ज है। और ये तो खैर एग्रीवेट कंडीशन है ना आपकी। वैसे स्पाज्म भी होता है तो सोजिश होती है। मसल पटा खिंच गया, सुबह में आप उठे हैं या नहा लिया, तेज़ी में जाके पटा खिंच जाता है। ऑफिस के अंदर आपका ये एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ ये है कि आप अपनी चेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका देखें। हमारे यहाँ वो रिवॉल्विंग चेयर का बड़ा ट्रेंड है। सबसे बड़ा जो कमर दर्द का बायस है वो रिवॉल्विंग चेयर है। अच्छा। लिटरली आप यकीन करें, जो लोग कमर दर्द में मुसलसल मुबतला हैं वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर जो है ना उसको छोड़ दें। हम लोग अपनी खूबसूरती को तरजीह देते हैं, पायदारी को तरजीह नहीं देते, तभी हम बीमार होते हैं। झूले ले रहे हैं ना, मोबाइल सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये आप देखें, जब आपकी बॉडी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही ना तो वो आदत छोड़ देनी चाहिए। आप हमारे यहाँ देखें ना, पहले कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल्स की भी चेयर होती थी, लकड़ी की होती थी, उसमें कोई रिवॉल्विंग नहीं होती थी, और पहले वक्तों में कमर दर्द भी नहीं होता था। नंबर 1। नंबर 2, जिनके पाँव में सोजिश आती है वो अपनी चेयर के साथ एक छोटा सा स्टूल बेंच नुमा रखें, उस पर टांग और एक सॉफ्ट जो है ना वो तकिया सा या कोई कुशन सा रखें, उस पर ना हर आधे 1 घंटे बाद टांग 10 मिनट के लिए रख लिया करें। तीसरा ये कि 8 आवर्स के अंदर 2 से 3 बार ऑफिस के अंदर कोई ऐसी जगह जहाँ मिसाल के तौर पे 8 घंटों में 2 नमाजें भी आती हैं, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो 2-4-5 मिनट कमर सीधी कर लें, आपकी कमर को सुकून मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप यकीन करें ये बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला हम कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हमें ना ऐसे होता है कि महीने में एक दफ़ा बहुत बुरी दर्द निकल आती है, फिर वो 4-5 दिन तक जाती है। अक्सर ये होता है कि थोड़ी सी हमने वॉक की है या एक्सरसाइज की है ना, बेशक हमारी रूटीन में है, लेकिन कभी होता है मंथ में 1-2 दफ़ा कि आपके घुटने में उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाती है, आपने स्टेप्स ज़्यादा ले लिए हैं। तो अगर ये एकदम से हमें दर्दें निकलें जो कि हमें पता है कभी कभार होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, तो उसके फौरी आराम के लिए आपके पास क्या नुस्खा है? जी बिल्कुल, उसमें 2 नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं एज अ लोकल एप्लीकेशन। एक तो ये कि 3 किस्म के रोगन हैं हमारे पास, आप देख सकती हैं। रोगन बादाम, ये आप ले लें 100 ml रोगन बादाम। रोगन जैतून आप ले लें 50 ml, और रोगन लौंग ले लें आप 25 ml। यानी इस रेशो से आपने लेना है। रोगन बादाम 100 ml, रोगन जैतून 50 ml, और रोगन लौंग का तेल 25 ml। इन तीनों को आप लेके और इनको मिक्स कर लें, और ये घर के अंदर आपका ना दुनिया का बेहतरीन मस्कुलर स्पाज्म ऑयल तैयार है। और ये बड़ा सेफ साइड है। जब आपका कोई पट्टा खिंच गया है, कमर में दर्द है, बाजू में दर्द है, हल्के हाथ से मसाज करना है आपने इसका, बिल्कुल सॉफ्ट, मालिश नहीं करनी। और एक और चीज़ बता दूं कि कई मोरों की तकलीफ ऐसी होती है जिसके अंदर जो नसें दबी होती हैं वहाँ पे मालिश करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने मालिश को बहुत सेफ साइड समझ लिया, लेकिन मालिश मखसूस बीमारियों में जब आप मालिश करेंगे, जैसे शैटिका पेन है, जैसे L4 L5 के अंदर डिस्क के अंदर आपकी वेन, सेंसर वेन को दबाव आता है, ऐसी सूरत में मालिश करने से तकलीफ एग्रीवेट होती है। तो ये उनके लिए तेल है जिनको ठंड लग गई है या जिन्होंने वजन उठा लिया है, वक्ती तौर पे उनका पट्टा खिंच गया है, तो ये हल्के से मसाज करें। और उसके बाद एक हमारा पुराना एक टोटका है घरों में अक्सर, नमक और रेत, इसको आप पोटली में बंद करके गर्म करके तो उसके टकोर करें। आप यकीन करें ये 1 से 2 एज अ लोकल एप्लीकेशन आपने मसाज करने, आपको सुकून हो जाना है। और इसके साथ हम अक्सर वो नुस्खा बताते हैं, हल्दी, मलट्ठी और कुट शीरी, सौंफ भी उसमें हम डाल देते हैं। 4 चीज़ें। हल्दी आपको पता है घर में मौजूद होती है, मुलट्ठी भी गले के लिए देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और सौंफ कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो पेट के लिए भी देते हैं, गैस ना बने। और साथ कुट शीरी, समटाइम क्या होता है आपका मिजाज बॉडी को गर्म सर्द को बर्दाश्त नहीं करता, आप इतने हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजिंग भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, आपको फ्लू शुरू हो जाता है, आपके कहीं ना कहीं पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, सुबह जब आप उठते हैं तो चाको चुबन नहीं होते, बॉडी फटीग होती है अर्ली इन द मॉर्निंग।
ये वो चीज़ें हैं जो इंसान सुबह ही जब फटीग फील करेगा पूरा दिन काम काज कैसे करेगा, एक्टिव कैसे रहेगा। तो ये जो हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट चीनी, इसको हमदन लेके एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें। आपकी बॉडी में कहीं सोजिश है, आपका गला इनिशियली ख़राब है, ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर है, उनका भी सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर जो ख़वातीन हैं वो कमर दर्द की शिकायत करती हैं, तो उसमें जो पंजीरी है वो उमूमन कहा जाता है कि खाएं, तो उसको बनाने का सही तरीका क्या है? जी, पंजीरी बेसिकली ये एक हमारा रवायती तरीका है जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद वीकनेस होती है, उनको बल्कि बच्चों की पैदाइश के बाद जो वीकनेस होती है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका तरीका बड़ा सादा सा है। हम जितने भी मौसमी नट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर सर्दी है या गर्मी है, कुछ नट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सर्दियों में खाए जाते हैं, जैसे लाइक चिलगोज़ा है, काजू है, लेकिन जो अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, ये हम गर्मियों में भी खा सकते हैं। अच्छा, आप उसमें ये करें कि बादाम ले लें एक छटांग, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, बादाम ले लें, अखरोट ले लें और पिस्ता ले लें, इसको देसी घी के अंदर हल्का सा फ्राई कर लें। इसके अलावा आप सूजी ले लें, सूजी को भी आप देसी घी के अंदर फ्राई करके ना उसका हलवा तो नहीं, बस वो फ्राई कर लेना आपने। और इसके बाद आपने उसमें चारों मगज़ डालने हैं, एक छटांग चारों मगज़ डालने, और उसके बाद आपने उसमें कद्दू के बीज भी थोड़े से डालने, और थोड़ा सा उसमें मेडिकेटेड अगर करना है तो सुहांजना भी डाल देना है आपने, सुहांजना का पाउडर आधी चम्मच, एक चम्मच। इसके बाद आपने फूल मखाने एक हमारे पास होते हैं, उसको आप फ्राई करके, सब 10 सेकंड है, जल्दी से बता दें जी, इसको आप ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद ये आपकी बेहतरीन पंजीरी तैयार है। शक्कर मिला लें इसमें, और एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कमजोरी। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे कि कमर का दर्द और जो सर्वाइकल पेन है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, इस पर बात कर रहे थे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़कर बात करेंगे कि आखिरकार पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की जो तारीख है वो सामने आ गई है। इलेक्शन रवा साल 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फैसले पर वाकई अमल भी होगा, क्योंकि पिछले 7 साल से अवाम को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने अभी से बसंत 2027 को महफूज बनाने के लिए शहर में 5 मखसूस जोन्स कायम करने का बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। इन दोनों अहम तरीन मामलात पर तफसीलात से जानेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि तारीख तो आ गई है, तो इलेक्शन होंगे? बड़ा अहम सवाल है ये, सिंपल सा सवाल है। अच्छा, ये है कि ना, चूँकि 140A जो है वो बलदियाती हुकूमत का मेन जो है पर्पज़ है, इसके तहत जो है ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। चूँकि 2015 में भी जो है वो विंटर में ही इलेक्शन करवाए गए और नवंबर दिसंबर में ही इलेक्शन करवाए गए। अब 11 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है जो कबीना की मशावरती कमेटी थी उसके साथ 20 अगस्त को इजलास किया। 2 से 2:30, 3, 4 बजे तक ये इजलास चलता रहा। 4 रुकनी कमेटी थी जिनके साथ ये इजलास हुआ। इसमें वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी ख़ुद मौजूद थे बीच में, और इस इजलास में बाकायदा तौर पर लाहे अमल तय किया गया। पहले हदबंदियाँ थीं, हल्का बंदियाँ चूँकि इलेक्शन कमीशन ने करवानी होती हैं तो वो मुकम्मल हो गई हैं। अब जो एक लकूना था ना, वो प्लग इन कर लिया गया है। अब इसमें जो एक कहते हैं ना खला आता था वो ख़त्म हो गया। बार बार कहा जाता था कि जी हल्का बंदियाँ होंगी तो फिर इलेक्शन होंगे। अब हल्का बंदियाँ हो गई है, डिक्लेयर हो गया, ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया है कि लाहौर में 433 यूनियन काउंसिल्स हैं। इसमें 9 टाउन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसमें डिप्टी मेयर जो हैं वो होंगे। जो है अब सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में आपका बड़ा सिंपल सा सवाल था कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये वाकई में बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इलेक्शन होंगे। अब सबसे अहम मरहला होता है इलेक्शन का, जिनको इन्होंने कहा कि 1 माह के दौरानिए के दरमियान ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो है वो ये इलेक्शन होंगे। 1 माह में मुकामी हुकूमतों के बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब देखें, 2015 में इलेक्शन करवाए गए, 2016 में इक़्तिदार ही नहीं दिया गया बलदियाती नुमाइंदों को। मुकामी हुकूमतों का बलदियाती नुमाइंदों को इक़्तिदार दिया ही नहीं गया। 2017 में जाकर इक़्तिदार दिया गया, 1 साल 1 माह बाद।
मकामी हुकूमतों के बलदियाती नुमाइंदों ने जिन्होंने इलेक्शन लड़े हुए थे उनको ये इक़्तिदार दिया गया 1 साल बाद, यानी कि 2015 में इलेक्शन करवाए गए, 2016 ब्यूरोक्रेसी के पास रहा, यानी कि 2009 से लेकर 2016 तक जो सारा निज़ाम था वो ब्यूरोक्रेसी के पास रहा, 7-8 साल, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन जब बलदियाती नुमाइंदों को ये दे दिया गया, हुकूमत चेंज हो गई, उन्होंने 1.25 साल 2 साल 2.5 साल बाद जाकर मेयर्स को सस्पेंड कर दिया, बलदियाती नुमाइंदों को गैर फ़ाल कर दिया। और बलदियाती नुमाइंदों को गैर फ़ाल किया तो अजीब सी दास्तान शुरू हो गई कि अभी तो आए थे मकामी हुकूमतों के बलदियाती नुमाइंदे और उन्होंने बड़े एहतजाज किए, सुप्रीम कोर्ट गए, अदालत उस्मा के जाके बार बार दरवाजे दस्तक दी, फिर इनको उनका जो टाइम बचा हुआ था उसके मुताबिक उनको जो है वो वाले महीने दे दिए गए। अब ये तमाम जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस मजमूई तौर पर सूरत हाल में हर जो इस वक्त बलदियाती नुमाइंदियाँ 1 लाख से ज़ायद बलदियाती नुमाइंदों की तादाद है जो कि मकामी हुकूमतों के इलेक्शन को जो है वो समझता है कि ये हों तो हम लोगों के शहरियों के बुनियादी काम जो हैं वो कर सकें जो कि नहीं हो पा रहे होते। अब मौजूदा सूरत हाल में तमाम तर सूरत हाल में तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और 2021 तक ये बलदियाती नुमाइंदे रहे, 2020 में आकर 2021 तक इनको कुछ महीने दिए गए, उसके बाद ये चले गए और उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी राज आ गया। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 6 साल हो गए हैं दोबारा से ब्यूरोक्रेसी राज है। इससे पहले भी 2 साल ब्यूरोक्रेसी के पास रहा सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, फिर पंजाब की जो नून लीग की गवर्नमेंट है उसमें भी अब 6-7 साल से इसी तरह चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कोई बलदियाती नुमाइंदा नहीं है, कहीं पे भी कोई निचली सतह पर कोई यूनियन काउंसिल में चेयरमैन नहीं बैठते, बलदियाती नुमाइंदे नहीं बैठते। इसी तरह कोई बड़ा हाउस नहीं है जहाँ पे फ़ैसला साजी हो सके। अब एक फ़ैसला साजी करनी है हर जगह की तो वहाँ पर एक डेकोरम होता है, वहाँ पे कमेटियाँ होती हैं जो कि बस कागज़ों में सरकारी लोगों की तो हैं मगर वहाँ पर अमल दरामद कोई नहीं है, बस ठीक है एक एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से वो फ़ैसला साजी हो जाती है। अब मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम तर जो मैंने आपको किस्सा सुनाया है 2001-2026 साल में जब भी आपकी मकामी हुकूमतें परवान चढ़ने लगती हैं तो इनको गिरा दिया जाता है। कहाँ से गिराया जाता है, कौन गिराते हैं? वो गिराते हैं जो कि चाहते हैं कि ये सारा निज़ाम हमारे पास रहे, हमारी ग्रिप में रहे। ये इसी पे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि डेट्स तो काफ़ी दफ़ा दी हैं और दावा भी किया गया है कि हम इलेक्शन कराने लगे हैं, लेकिन 5 से 6 दफ़ा ये कहा गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं। फिर 2 साल हमने PDM के भी देखे हैं, अब इनको भी हो गए हैं, तो लेकिन इलेक्शन करवाए नहीं गए। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के पीछे क्या माइंडसेट है? क्योंकि मैंने एक और सेगमेंट में बात की थी कि हमारे यहाँ पे ना आप शायद मेरे बात से एग्री करेंगे, एक बड़ा बुरा निज़ाम है जिसको कहते हैं ना कि एक बंदा अगर टॉप पे बैठा हुआ है ना तो उसने अपनी पावर नीचे नहीं देनी। वो कहते हैं अगर ऑफिस में चाय की प्याली भी आनी है ना तो आकर मुझसे पूछ के जाओ, मेरे नीचे जो बंदा है उनसे नहीं पूछना। ऑफिस का कुछ भी ख़राब है तो आपको कहेंगे डायरेक्ट उनसे बात करें। तो मुल्क में भी यही चल रहा है कि अगर किसी एक इंसान के पास पावर है तो उसके नीचे एक पूरा सर्कल है जो कि उसने चलाना है, तो एक प्रॉपर फ्लो के तहत चलाना है, एक प्रॉपर साइकिल है। लेकिन वो साइकिल एक ही बंदे से शुरू होकर उसी पे ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि मेरी जो पावर है मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि मेरा काम भी आसान हो। मुंशी सिस्टम ये क्यों है? देखिए इख्तियारात जो आप कह रही हैं, पावर, बार बार आपने जिक्र किया पावर का। इख्तियारात, जिसके पास इख्तियार होता है वो उसका दिल बिल्कुल नहीं करता कि मेरी जगह कोई और आके बैठे। वो तो कहता है कि 5-6 साल हुकूमत बैठी रहे, मैं इंजॉय करूं, मौजे करूं, 6-7 डाले मेरे साथ हो, एक बड़ी गाड़ी हो, गनमैन हो, मैं जहाँ पे निकलूं मैं जैसे गुजरूं मैं एक ब्रांड बन जाऊं। तो ब्रांड की तो कोई कीमत ही नहीं होती। जब एक बंदा ब्रांड बन जाता है उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो गुजरते गुजरते उसकी कीमत पैदा शुरू हो जाती है। सर आए, साहब आए, फलानी आए, यहाँ से गुजर के गए हैं, साहब उधर चले गए हैं, साहब का वहाँ पर विजिट हो रहा है, साहब सारा दिन होता रहता है। ये साहब की जो आवाज़ें हैं ना ये उनके दरवाज़ों के अंदर भी पहुंच रही होती हैं कि बाहर बड़ा ववेला मचा हुआ है, साहब जी आपका कमाल कर दिया आपने। उसको जो करीब के लोग हैं और ज़्यादा कर करके मार देते हैं। ये इख्तियार है।
ठीक है। इख्तियार अच्छा जो है साहब ये बताएं कि दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं या बड़े बड़े शहर हैं जिससे आज जो हमारी मौजूदा हुकूमत है लाहौर को भी कंपेयर करती है और वो कहती है लाहौर भी उनके जैसा है, वहाँ तो जैसे न्यूयॉर्क की बात कर लें तो मेयर सिस्टम है, मेयर है उनका और वो पहचाने जाते हैं इस नाम हिलने से। नहीं देते वो लोग, एग्जैक्टली। तो हिलने लाहौर नहीं में आखिरी देते, दफा मेयर कब था? हिलने नहीं देते। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी मेयर आए थे जिनके पास अपने ड्राइवर को तब्दील करने का इख्तियार नहीं था। 2017 से लेकर 2019 तक मेयर रिटायर्ड जो है कंडर रिटायर्ड मुबशर जवेद आए थे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। कोई भी उन्होंने काम करवाना होता था वो तो एक पार्किंग प्लाजा नहीं बना सके, इतना ज़्यादा उनके ऊपर हुकूमत का दबाव होता था। हमने तो बड़ी करीब से देखा है। हाँ, लाहौर में अगर किसी ने काम किया है तो वो ज़िला नाज़िम मियां आमिर महमूद ने किया है। जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने लाहौर की तरक्की के लिए काम किया। लाहौर में आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे सबसे बड़ा जो काम था, पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे जो रोड थी वो नेक टू नेक सड़क जो है वो ट्रैफिक से भरी होती थी। उन्होंने वो रोड निकाली वहाँ से और इतनी खूबसूरत रोड है कि आज भी वहाँ पे चल रही है। अगर काम किया है तो वो ज़िला नाज़िम लाहौर ने किया और इसी वजह से लाहौर को रोशनियों का शहर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ा कमाल कराची में कहते थे कि जी रोशनियों का शहर है कराची, अभी भी हम कहते हैं कराची है, मगर कराची में अब जो है कूड़ा क्रिकेट जो है उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी कराची का सफ़र करें ना तो आप उनकी जो शायरा मेन शायरा है, जिसमें हमारी माल रोड है तो उनकी भी शायरा फैसल है, तो वहाँ पे जाएं तो आपकी गाड़ी पे शापर बजेंगे। बिल्कुल इमरान साहब ऐसे ही है। अगली स्टोरी है मेरी, जैसे आपने बात की है इस सिस्टम की, आपने मुझे कहा है, आपने एंड पे बात कर दिया, तो उम्मीद पर तो दुनिया का ही, मैं होप तो हम कभी भी लूज़ नहीं कर सकते। हाँ जी, होप फॉर बेस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं कि बसंत का जो है वो ऐलान कर दिया है और अब हम सारे मसले अपने भूल गए हैं। जितने लाहौर में मसले थे अब हमें नहीं याद, क्योंकि अब हम सिर्फ एक्साइटेड हैं बसंत के लिए। तो थोड़ा सा तैयारियों के हवाले से बताएं और जो लाहौर में मखसूस जोन्स बनाए गए हैं उसका भी बताएं। देखिए, जो आप हुकूमत की तारीफ है वो तो बनती है। हुकूमत अगर चाहे ना कोई भी तो वो कुछ भी करवा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपका अंदरून शहर ले लेते हैं, 100 साल तारीख, पुरानी तारीख है, 125 साल की तारीख पुरानी है। नए वहाँ पे पुराने दरवाजे थे उनको रीवैम्प किया जा रहा है। आपकी पुरानी सड़कें थी उनको रीवैम्प किया जा रहा है। आपकी 7.3 किलोमीटर वहाँ पे सर्कल रोड है, 7.3 किलोमीटर सर्कल रोड है, उसको रीवैम्प करके मोटरवे की तर्ज का बनाने लगे हैं। उसके अंदर अंदरून शहर के अंदर 42,000 मकामात हैं, छोटे बड़े मार्केटों समेत, उनको रीवैम्प किया जा रहा है। आपका वहाँ पे अंडरपास बन गया करबला गामे शाह के आगे। यानी कि हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरह बसंत जो है ये हुकूमत का इनिशिएटिव है। जो हमारे साबका वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, जो कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नहीं चाहते थे कि बसंत हो। वो अभी भी नहीं चाहते, वो इसके खिलाफ हैं। क्योंकि एक भी किसी की गर्दन उतरती है ना तो वजह चाहे उसके मोटरसाइकिल पे गिरने से बने, कुछ भी हो, मगर उसका जवाब जो है हुकूमत को देना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, ऊपर देना पड़ेगा। मकसद ये कहने का है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि खुशहाली है, कुछ तो दें लोगों को। ग्राउंडें ख़त्म हो गई हैं, बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे रहते हैं, उनको कुछ तो दें। छत पे जाएं, अपने दोस्तों के साथ पुरानी बातें करें, पुराने इलाकों में जाएं। ये सारा माहौल है। बिलीव करें कि मैं भी जब बसंत आई थी तो मैं भी अपने पुराने घर में गया था, भाई घर में गया हूँ, वहाँ पे पुराने दोस्त मिले मुझे, छत पे गए, मगर गुड्डी उड़ाने का मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि उस वक़्त में और अब में फ़र्क है, क्योंकि खिलाफ पैदा हो गया। आपकी बसंत पर पाबंदी थी, अब तो डोर को हाथ में पकड़ते हुए डर लग रहा था कि अगर ये हो गया तो दफ्तर का काम कैसे करेंगे, ऑफिस जाना है, थकावट होगी, बुखार चढ़ जाएगा। अब छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये बसंत की वो तलाक कैसे डालनी है, जिसको हम जेनजीज को नहीं पता। कुछ भी हम देखिए, हम उनको जेनजी कहेंगे, कहते हैं ना, उनको बुरा भी लगता है थोड़ा सा। नहीं, उनको ये होता है कि यार ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अब ये कि वो भी हमारे जैसे हैं, क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मेरे पास बिल्कुल लास्ट 2 मिनट्स हैं। ये बताएं कि जो मखदूश इमारतें थी या जिनकी छतें कमज़ोर थी हमारे अंदरून शहर में, थोड़ा उन पे भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो ऐलान जो है वो इतनी जल्दी नहीं किया गया था, इस दफ़ा तो पहले कर दिया। तो क्या तैयारियां? इस वाक़ये का भी आपको बता देता हूँ। सेक्रेटरी हाउसिंग है नूरुल मैंगल साहब, वो हमारे भी दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा। वो बैठे हुए थे लक्ष्मी चौक में, लास्ट बारिश जो हुई है 1 माह पहले बरसात की, वहाँ पे बैठे तो हमें ना वो सामने लक्ष्मी चौक की लक्ष्मी बिल्डिंग नज़र आई, सिर्फ दीवार खड़ी है, सिर्फ दीवार खड़ी है, वो कभी भी गिर सकती है।
उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि इमरान ये मैं ठीक करवा के छोड़ूंगा, और मुझे बहुत बुरा लगा कि ये दीवार खड़ी है, कभी भी गिर सकती है, इतना पुराना सासा है। मैंने कहा आपको आज नज़र आई है? आप तो यहाँ पे डीसी भी रह चुके हैं, आपने तो लाहौर शहर में सारी जॉब जो है वो आपकी लाहौर शहर में गुजर चुकी है, और बड़ा अच्छा आपका मोमेंटम रहा है अपने काम में, फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने उसी वक्त इतना दिल भर कर बड़ा सीरियस सा मैसेज किसी को किया। वो मैसेज पूरे 1 महीने बाद उसके ऊपर गपशप हुई, वाइब्स आई, बरसात भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, बारिशें भी नहीं होंगी, तो परसों डीसी लाहौर ने जो है इसके ऊपर विजिट रखा। लक्ष्मी चौक के 200 मीटर के रेडियस में जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको एक जैसे साइन बोर्ड लगेंगे, उनके रंग रोगन होंगे, उनकी रिवैम्पिंग की जाएगी, उस पुरानी दीवार को ज़रा नई तर्ज का बनाया जाएगा। ये सिर्फ इस दीवार की बात हुई है, तो उसके ऊपर जो है ये जो रेडियस है लक्ष्मी चौक का उसको क्लियर करने लगे हैं कि इसको किस तरीके से हमने लेकर चलना है। वहाँ पे मुआवने एसोसिएट ईशान मलिक भी आए, वहाँ पर उन्होंने सारा इसको किया, क्योंकि जहाँ पे फंड्स लगने होते हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को बताना होता है। अब ये तमाम जो लक्ष्मी चौक है इसको दोबारा इसकी ज़रा खूबसूरती निकालने लगे हैं। आपकी जो वहाँ पर ओरिएंट ट्रेन गुजर रही है उसके नीचे जो उसके पिलर्स हैं उसको भी खूबसूरत करेंगे। ये तमाम जो सूरत हाल है इसको देखा जाएगा। जो अंदरून शहर की बात है वो आपकी लहर अथॉरिटी कर रही है, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि 7.3 किलोमीटर आपकी मोटरवे तर्ज पर सर्कुलर रोड बनेगी, अंदर 42,000 मकामात हैं उनको ठीक किया जा रहा है, आपकी रिवैम्पिंग की जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल जो है बहुत अच्छी बातें हैं, मगर इसका फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी तमाम जो भी सूरत हाल होती है लाहौर शहर में दूसरे शहर कैटर करते हैं हमें दे के। बिल्कुल ऐसे ही है इमरान साहब, सही कहा आपने। तो आज हम बात कर रहे थे बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, और एक दफ़ा फिर से तारीख दे दी गई है, तो इस दफ़ा देखते हैं कि इलेक्शन हो पाते हैं नहीं, और इलेक्शन के बाद क्या प्रॉपर इस पर काम होता है या नहीं। और साथ साथ बसंत के हवाले से भी बात की, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे इमरान अकबर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आजकल हाथ से बनी हुई जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। खूबसूरत डिज़ाइंस और बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइंस हैं, और अपनी पसंद के मुताबिक हम उसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। तो ख़ास बात यह है कि जो ख़वातीन हैं वो अपने इस हुनर और शौक़ को घर बैठे एक अच्छे कारोबार में भी बदल रही हैं। तो आज इसी खूबसूरत हुनर और इससे जुड़े कारोबार पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है महा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम महा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा महा, सबसे पहले तो थोड़ा सा बताएं कि क्या आइडिया था इसके पीछे और कैसे स्टार्ट किया आपने? जी मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ना तो मेरे जहन में कोई आइडिया भी नहीं था। बस मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और मेरे 2 छोटे बेटे थे और उनको मैंने रेज़ करना था। और फिर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो मुझे लगा कि पे पैकेज अच्छा नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, बेहतर ये है कि घर बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया जाए। टैलेंट तो मेरे पास था, मुझे शौक था हेयर पिन्स और इस तरह ज्वेलरी डिज़ाइन करने का, तो तब मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था। अच्छा माशाल्लाह, और आप सिंगल मदर भी हैं और अब उनको रेस कर रही हैं, माशाल्लाह। अच्छा महा, थोड़ा सा बताएं कि कैसा फीडबैक आता है और कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में आपको? बहुत अच्छा फीडबैक आता है, और ख़ास तौर पे आपको पता है जो ब्रांड होता है ना, उस हर ब्रांड के पीछे एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है, एक पेनफुल स्टोरी होती है जो उसको खींच के आगे लेकर आई और वो उसको सक्सेसफुल ब्रांड में चेंज करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब लोगों को पता चलता कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं बाकी सिंगल मदर्स को भी एम्पावर करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं जो हुनर डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देती हूँ। मतलब ये डिज़ाइंस भी आपके खुद के हैं? जी खुद के हैं। तो कोई आपको हेल्प करता है या बस सोलो फ्लाइट? अब तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी टीम है जो ओवरऑल पाकिस्तान में मेरे साथ काम कर रही हैं ख़वातीन, तो वो भी सिंगल मदर्स हैं, उनको भी एम्पावर कर रही हूँ इस तरह। बट आइडियाज़ जो होते हैं मेनली वो मेरे अपने ही होते हैं। ठीक है, तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बताएं। मैं क्योंकि ज्वेलरी की साइड पे हूँ तो ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो हैं बैंगल्स हैं, ये पार्टी वेयर हैं, ये जैसे ईद वगैरह उस पर हमारी बहुत चलती हैं। तो ये वाली सारी जो ये मोती लगे हुए हैं ये हैंडमेड है, ये हमने ग्लू से लगाए हुए हैं। फिर इसमें एक और कैटेगरी है, इस पे ये सारा जो है ना मिरर वर्क हुआ हुआ है। ये सारा मिरर वर्क हुआ हुआ है, मेटल की हैं और उसके ऊपर हमने ये सारा काम किया हुआ है। ठीक है। फिर ये है कि पर्ल्स में, जैसे आपको पता है पर्ल्स एक बड़ी लग्जरी से लुक देते हैं, तो ये जो है हमने माला बनाई हुई है। इसको आप जैसे ये वाला साइज़ है, इसमें जो मर्जी साइज़ कस्टमाइज़ करवा दें आप। फिर ये वाली जो है ये मार्बल्स, रियल मार्बल्स हैं, उनकी ये ब्रेसलेट बनी हुई हैं। फिर ये रेज़न आर्ट के जो इयररिंग्स हैं हैंडमेड, ये पर्ल्स, ये पेंट हमने किया हुआ है इसमें, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। जी, तो
तो इसमें कितना टाइम लगा आपको एक को बनाने में? इसमें हमें 3 दिन लगते हैं क्योंकि रेजिन ने ड्राई होना होता है, फिर पर्ल्स लगने होते हैं और फिर पेंट होना होता है। ठीक है। अच्छा, ये वैसे है भी बहुत ज़्यादा नीट और बहुत ज़्यादा फाइन बना हुआ है, दिखाएं ये। अच्छा, और तो इनकी प्राइस रेंज क्या होती है, मतलब किस प्राइस रेंज में ये आप ये मेरे पास से आपको मिल जाएंगे जस्ट इन ₹400। मेरे प्राइसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, 3 दिन बनाने में लगते हैं और आप सिर्फ 400 का एक सेल करती हैं। मुझे हर कोई कहता है कि महा तुम्हारे प्राइसेस बहुत कम है। आपको बहुत पता है कम है, ये तो आप फ्री में दे रही है। इसका फायदा पता क्या होता है कि जैसे आपने प्रोडक्ट मेरे से लिया ना, आपने 10 लोगों को और रेफर कर दिया, फ्री मार्केटिंग कि महा के पास चले जाओ, उसके पास बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है, तो मुझे इतनी मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ती, घर बैठे बैठे मेरे क्लाइंट्स बन जाते हैं। और आप ये नीटनेस चेक करें, जैसा ये वाला है, ये लग्जरी सी ब्रेसलेट बनाई हुई है हमने। और पर्ल्स वैसे भी ना हमारी किसी भी लुक को इनहांस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह ये हम किसी भी तरह जैसे क्लाइंट के हैं तो हम कस्टमाइज कर देते हैं जी। और फिर हमारे जो है ना ये सेट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे ये वाले जो है ना हमारे प्रीमियम सेट्स हैं। अच्छा। और हमारी खास बात ज्वेलरी की है कि ये हाइपोअलर्जेनिक है। दैट मींस के अगर किसी को आर्टिफिशियल से एलर्जी भी है तो वो भी पहन सकते हैं। अच्छा, तो ये स्टेनलेस स्टील पे बनाते हैं? हाँ, स्टेनलेस स्टील है और इटालियन बेसिस है, रोडियम के बने हुए हैं ये। तो ये किसी को भी एलर्जी नहीं कर सकते हैं। तो इनकी खास क्योंकि उमूमन ये होता है कि ना हम जब पहनते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत सारे लोगों को थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, उसके बाद इतनी बुरी एलर्जी हो जाती है और बकायदा जख्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हाइपोअलर्जेनिक हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र किए बगैर आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सारे आपने खुद ही बनाए हैं? जी जी, हम इटालियन बेसिस ले लेते हैं और उसके बाद डिज़ाइन हम खुद करते हैं। पर्ल स्टोन्स ही हम खुद ये हैंडमेड। अच्छा, ये मुझे एक नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारा, और ये आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सालों से ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लोग पहनते भी इसको बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये भी बहुत क्यूट लग रहा है। हाँ जी। तो इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इसको बनाने में 2 दिन लगे हैं। अच्छा, और फिर ये आप कितने का सेल करती हैं? ये वाला सिर्फ 900 में मिलेगा आपको मेरे पास से। आप तो फ्री, आप मुझे लगता है कि आप ना वो कर रही है, वो क्या कहते हैं, फलाही काम कर रही है, आप बिजनेस कोई भी नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने पहले भी बहुत सी ऐसी खवातीन देखी हुई हैं जो कि ये काम करती हैं, लेकिन उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन आपकी फिनिशिंग इतनी प्यारी है। अब ये इयररिंग्स हैं, ये इतने माशाल्लाह क्यूट हैं, इतने क्यूट हैं। और बिल्कुल अक्सर ये होता है कि जो हम ज्वेलरी देखते हैं ना, वो दूर से हम देखते हैं हमें बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं ना उसमें वो नीटनेस नहीं होती और थोड़ी सी रफ होती है कि हमें पता चल रहा होता है हैंडमेड है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये हैंडमेड है, ये इतनी फाइन बनी हुई है और ये आप मुफ्त में दे रही है लोगों को। हाँ, देख लें। तो मुझे इतना वो होता है ना, मुझे मेरी क्लाइंट्स कहेंगी महा प्लीज़ हम अब क्लाइंट रेफर करें, इतना हमारा मार्जिन रख लें। मैंने कहा ओके फ़ाइन। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ना एक अपने आप से वादा था, क्योंकि अक्सर हम मॉल्स वगैरह में जाए ना, वहाँ ज्वेलरी होती है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ये था कि मैं ऐसा ब्रांड लॉन्च करूँगी जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अभी ये है कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, वो सबसे ज़्यादा वो वाली ख़वातीन लड़कियाँ जो मेरे से परचेज कर रही होती हैं, क्योंकि उनके लिए ईजी होता है। अच्छा, तो आप मतलब सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को, वो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रही हैं, ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे आपके एग्जीबिशंस वगैरह से मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह से मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ स्क्रंचीज भी हैं आपके पास, जो कि मेरी भी फेवरेट चीज़ है। स्क्रंचीज भी, ये भी आप खुद ही बनाती हैं? जी, ये जैसे हेयर पिन्स हैं, ये जैसे बच्चे जैसे न्यू बॉर्न्स होते हैं या, और उनको भी ये देखिए हमने रिबन नीचे लगाया हुआ, रिबन कोटिंग है, तो उनके बालों पे चुभेगा नहीं है और सर पे भी नहीं चुभेगा। राइट। जैसे ये है बोस का आजकल बहुत ट्रेंड हुआ हुआ है, तो हमने ये फैब्रिक लेयर के साथ पर्ल की एडिशन की हुई है। वेरी प्रीटी। तो जैसे ये वाला है, ये भी हमने फैंसी मतलब वो कपड़ा लेके। अच्छा, जो पीछे आपने क्लिप्स लगाए हुए हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जी। वरना जब हम लेने जाते हैं ना, अक्सर हम बड़ी महंगी महंगी पेन्स और ये लेते हैं और उनकी पीछे वाली क्वालिटी बहुत बुरी होती है। ये वाली, ये सारे जो है ना, ये कोरियन मेड है पीछे, मतलब हमने जी आपने मतलब जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी इस्तेमाल की हुई है, पकड़ के ही पता चलता है। अच्छा, तो इनकी क्या प्राइस है? ये वाला 300 में है। मैं तो आपसे प्राइस नहीं पूछूंगी। अब आप मेरी कस्टमर बनने वाली है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या पता मैं सारा कुछ ही ले लूं। हाँ, अच्छा, ये कितनी प्यारी है जी, इसमें क्रोशे का काम हुआ है सारा। अच्छा, क्रोशे तो इतना ज्यादा इन है। मेरी एक छोटी कजन है, वो भी ना उसने नया नया लिया, उसको एकदम से शौक चढ़ा है। तो वो भी मेरे लिए एक बैग बना रही है रेड कलर का काफी दिनों से। तो इसके तो वो भी आजकल बन रहे हैं, छोटे छोटे पर्स बन रहे हैं और फिर पिन्स बन रही हैं बहुत ज्यादा, बंधानास बन रही है। मैंने एक पहना भी हुआ है
और आप हर ड्रेस के साथ कर सकते हैं। ये कुछ आजकल ये वाले फ्लावर्स वाले बहुत इन हैं, बिल्कुल। और आप इसकी भी क्वालिटी चेक करें, जो थ्रेड हमने यूज़ किया हुआ है इसमें, तो बहुत हाई बैंडानास तो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये बच्चों में जैसे न्यू बॉर्न्स की ये चीज़ें हैं, फिर ये हैंडमेड है बच्चों की अच्छा, माला, ये भी हेलो किटी वाला माला, ये भी बहुत क्यूट है। तो ये ब्रेसलेट साथ, इसके साथ अगर कोई कहे कि रिंग कस्टमाइज कर दो, हम रिंग भी कर देते हैं उनके फेवरेट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अक्सर मदर्स होती हैं वो कहती हैं हमारे घर में लड़ाई हो जाती है बहन भाइयों की, वो बहनें कहती हैं हमारे लिए चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, कुछ बॉयज़ के लिए भी रखो। मैंने कहा चले सोचती हूँ इस बारे में भी। अच्छा, तो बॉयज़ के लिए क्या सोच रही हैं आप? बॉयज़ के लिए तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्टेशनरी कस्टमाइज कर दूं मैं, या कुछ ये है कि उनके लिए जैसे वॉच भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वॉच कर दें, या कुछ डिफरेंट जो चेन्स हैं या ब्रेसलेट जैसे बॉयज आजकल। अच्छा, ये हेयर बैंड्स भी हैं जी, ये भी सारा ये भी फैब्रिक बहुत प्यारे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई ईद है, कोई बर्थडे है, कोई इवेंट है, तो उसके लिए आपको वो अपना फैब्रिक भेज दें या थोड़ा सा कलर भेज दें, तो आप उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी, बैंडाना या जो हेयर बैंड है या स्क्रंचीज हैं, ये कस्टमाइज करके दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बताएं कि कैसे आपने एक्सपैंड किया और कोई बड़ा चैलेंज जो आपको इस बिजनेस में आया हो? बड़ा चैलेंज जो मुझे आया था ना, वो ये है कि जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तो मुझे गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता था मैंने कहाँ से स्टार्ट करना। तो शुरू में मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन स्टार्ट कर दिए। अच्छा। आज से 6 साल पहले। वहाँ यकीन करें, वो तब जो मेरी क्लाइंट्स बनी ना, दे आर जस्ट लाइक माई सिस्टर्स। अच्छा, वो परमानेंट अटैच हो गई है। वो हर महीने उन्होंने ऑर्डर देना होता है, मतलब इतना उनसे मेरा प्यार है। उसके बाद जो है ना, मैंने बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल वगैरह जाना शुरू हो गए, फिर वो लाइव वगैरह तो नहीं, लेकिन स्टिल बीइंग अ सिंगल मदर, मैं कहती हूँ मुझे अब भी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनकी लड़ाई वगैरह, कहीं बाहर जाना, मीटिंग है, कुछ भी है, तो मुझे पीछे बच्चों की फिक्र होती है, वीडियो कॉल पे होती है, अच्छा लड़ना मत ये वो। तो मैं कहती हूँ मुझे तो तुम लोग बड़े हो गए तो आसानी होगी, अब और मुश्किल होती जा रही है। तो ये है। उसके बाद आपको पता है एक सोसाइटी का प्रेशर, मतलब मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि हमारे इर्द गिर्द देखिए, सबसे पहले जब एक लड़की काम करती है ना, सिंगल मदर है नहीं है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की। तो कभी कभार कोशिश किया करें कि आप एक अच्छा गेस्चर दे दें कि आप जस्ट टू सपोर्ट हर, आप थोड़ी सी चीज़ें परचेज कर लें। इतने में उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि यार माई फ्रेंड्स, माई फैमिली आर सपोर्टिंग मी। और दूसरा ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी है उनको भी चाहिए, मतलब यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, इन माई केस द पीपल वर लाइक, हाय अल्लाह जुबानी में बेवा हो गई, उफ अल्लाह, ज़रूर इसने कोई ऐसा काम किया होगा। तो मतलब कोई इसको गुनाह ये वो, मैं कहती हूँ, मैंने उनको ये कहा, पहले मैं रोती रहती थी मतलब इस तरह, तो फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा नसीब मेरे अल्लाह ताला ने लिखा है। और अब जब मैं हंसती हूँ, तैयार होती हूँ ना, तो वो कह रहे होते हैं यार ये वही बनती जिसको हम बातें कर रहे थे, अब ये कामयाब हो गई है। तो ये लड़कियों को भी स्ट्रांग होना पड़ता है, ये उनके अपने ऊपर होता है कि यार हमने इंडिपेंडेंट होना है, एक चीज़ जिसका आपने सोच लिया ना, उस पर काम स्टार्ट कर दें। आपकी नीयत अच्छी है ना, तो अल्लाह ताला खुद आपके रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत प्यारी बात की। और हमारी सोसाइटी की जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारी अपनी कोई से नहीं है, इंसान का उसमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर भी उन चीज़ों को एक तो लोग जज कर रहे होते हैं और फिर उन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो ये मुझे लगता है लोगों को थोड़ी सी वो करनी चाहिए इसमें। और जहाँ तक बात रही सपोर्ट की, कभी कभी ऐसे होता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए होती, लेकिन कोई आपको बैठ के अच्छा गाइड कर दे ना, या आपके पास बैठ के आपको कह रहा है अच्छा तुम ये बना रही हो, देखना ये बहुत जल्दी सेल होगा, और ये चीज़ें आपका जो मोराल है उसको इतना बूस्ट करती हैं, इतना हाई करती हैं। लेकिन ये भी चीज़ें बड़ी रेयर है कि कोई करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, और ऑब्वियसली बहुत सी खवातीन हैं जिनके हाथ में टैलेंट होता है और फिर वो लेटर ऑन काम भी स्टार्ट कर लेती हैं, तो ये काम स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम ये बच्चों का जो आपने बनाया हुआ है क्रोशे तो बहुत ज़्यादा खवातीन को आता है, तो ये स्टार्ट करने के लिए कितनी सरमायाकारी की ज़रूरत है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जी अच्छा, जैसे ये वाले हैं ना हेयर एसेसरीज़ हैं, इसमें मिनिमम जो है ना आपको 10,000 की ज़रूरत है। 10,000 में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब ये बहुत फैब्रिक क्योंकि रीज़नेबल प्राइस है, हेयर बैंड्स भी रीज़नेबल प्राइस से मिल जाते हैं, तो 10,000 मिनिमम प्राइस है जिससे आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि जब फैब्रिक आप चूज़ करें तो आप देख लें कि फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का है। पेन्स, हेयर बैंड्स, मतलब ये ना हो कि आपने कोई बुरी क्वालिटी का उठा लिया, ऊपर आप मेहनत भी करेंगे तो वो टूट जाएगा, सारी मेहनत ज़ाया। तो आपने देखने के जो आप चीज़ें आप देख रहे हैं, ले रहे हैं, पेन्स वगैरह, उनकी क्वालिटी शुड बी वेरी गुड।
ठीक है, तो आज हमने आपको जो है बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दिखाई हैं और साथ साथ मेरा तो दिल आ गया, इतनी प्यारी फिनिशिंग और लिटरली मुफ्त में मिल रही है। मैं आपको कहूँगी ये चीज़ें लिटरली मुफ्त में मिल रही हैं, कोई बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि आपको इन्होंने प्राइस बताई हैं। तो आप भी जो ऐसी ख़वातीन हैं जो खुद से अपना काम करना चाह रही हैं और जो अपने लिए मेहनत करें, अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, उनको सपोर्ट करें, उनसे जाकर ज़रूर ख़रीदें। महा, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।